25,000 महीना कमाने वाला बंदा, कमाने वाला, निवेश नहीं, कमाने वाला। कमाने वाला जी। जी 25,000 महीने की इनकम है, वो 100 करोड़ रुपए कमा सकता बिल्कुल कमाएगा। है। अमेजिंग। अगर आपने 10,000 रुपए वन टाइम डाला होता तो आज वो 100 करोड़ से ऊपर। अच्छा, ऐसा सो ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने का सोचना चाहिए। स्टॉक मार्केट का जो इतना क्रेज हुआ है कि क्या क्रेज है, इससे कैसे हम निपटे? वो लगी कि आदमी को लगा कि यार ये कोई जगह है जहां हम बटन दबाएंगे तो पैसा पैसे बढ़ जाता है। तो अगर आपको जिंदगी भर की पेंशन चाहिए और अपनी नहीं, अपने बच्चों की भी पेंशन चाहिए और कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो चुपचाप SIP करो और एक पेड़ बनाओ। आपको ना अपने पूरे इस जर्नी को प्लान करना पड़ता है। तो आप सिंपली जाओगे किसी दिन उठ के और रैंडमली इन्वेस्ट करोगे, रैंडम डिसीजन लोगे, तो वो रैंडमनेस से पैसा नहीं बनेगा। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद। जैसा कि आपको पता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत सी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, आपके जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर पाए और कहीं ना कहीं आप एक बेहतर जीवन जी पाए। उसके लिए बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं, बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम संपर्क करते हैं और जो हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं और आप तक हम उनको रूबरू कराते हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत को मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। आप उनको जानते होंगे, आप उनको सुनते होंगे और जब आप उनसे मिलेंगे तो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि आप सिंपली कहोगे वाह। तो आज मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूँ संजय कथुरिया जी से। उससे पहले कि मैं संजय कथुरिया जी से आपकी बात करवाऊँ, आपको पता ही है कि वो एक फाइनेंशियल प्लानर है, राइट। तो आपको पता है ज़िंदगी के अंदर पैसा हो तो समस्या, पैसा ना हो तो समस्या, और आ जाए तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा ही समस्या हो जाती है। और मैं हमेशा आप सब लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी आपको पैसे की निंदा नहीं करनी चाहिए। टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड, अगर आपके पास ज़िंदगी के अंदर पैसा नहीं है तो आप ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। पैसा भगवान तो नहीं होता, पैसा सब कुछ तो नहीं होता, एग्रीड, बट पैसा भगवान से आजकल कम भी नहीं होता, मैं आपको बता दूं। और एक और बात आप सबको मैं हमेशा कई बार बोल चुका हूं कि कभी भी आप सफल आदमी की निंदा ना करें। जब आप सफल आदमी की निंदा करते हैं तो याद रखिए आप सफल आदमी की निंदा नहीं करते, आप सफलता की निंदा करते हैं। इसलिए पैसा होना ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज की जो हमारी शख्सियत है, मैं पक्के से कह सकता हूँ उनसे बेहतर पैसे के बारे में आपको कोई गाइड ही नहीं कर सकता। पैसा कैसे बनाना है, कैसे कमाना है, कैसे संभालना है, कैसे उसको ग्रो करना है, बहुत सी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलने वाली। आपको ही नहीं, मुझे भी आज बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैं हमेशा आपको कई बार कहता रहता हूँ, मेरे से बेहतर आदमी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा पैसा गंवाने के लिए, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की इस चीज़ से मिलने के लिए। तो मुझे भी सीखने को मिलेगा कि पैसे को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और कैसे अपने पैसे को हम संभाल सकते हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं आज की अपनी शख्सियत संजय कथुरिया जी के साथ। संजय जी, थैंक यू वेरी मच ऑन अवर पॉडकास्ट। आई एम सुपर रिलेटेड टू हैव योर प्रेजेंस, और खास करके जैसे कि मैंने कहा कि द मोस्ट पुअर पर्सन ऑन दिस प्लेनेट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट अवार्ड गोज टू अरविंद सूद। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you बहुत very सालों से आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं। आपने जस्ट वाव बोला तो एक्चुअली वाव तो मेरे लिए है कि मैं आपके सामने आज बैठा हूँ। मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो सर नंबर्स के ज्ञानी हैं, धनी है, तो आपका तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मैं नंबर तो मैं प्ले कर लेता हूँ, नंबर से पैसे कैसे कमाने वो मेरे पास विद्या है। चलिए सर, आज प्रयत्न और उस करेंगे। पैसे को संभालना कैसे, इतने ड्रेन होते हैं मेरे पैसे, इतने पैसे ड्रेन होते हैं, मैं संजय जी बता नहीं सकता। आप आज किसी के पैसे बनाओ चाहे ना बनाओ, मेरे को बता देना भाई कैसे पैसे संभालने, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज का पॉडकास्ट। पूरा प्रयत्न रहेगा सर कि बहुत सिंपल तरीके से आपको और पूरी ऑडियंस को समझा सके कि कैसे वो वेल्थ को कमा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। 3 ही स्टेज होती हैं। बिल्कुल। आपसे बात करेंगे। मैंने जहाँ तक संजय जी आपको सुना है, आपको मैंने फॉलो किया है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा अपने लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए भी कि पैसा कमाने की क्या कोई टेक्निक है, क्या ये आर्ट है, क्या ये साइंस है, या तीनों का मिक्स है, पहला। और दूसरा, अगर ये साइंस है, टेक्निक है, कुछ भी है, तो पैसा कमाने के बाद उसको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कैसे हम अपनी मनी को सेफली सिक्योरली रखते हुए उसको ग्रो कर सकते हो। ये 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, दोनों का मुझे आज जवाब चाहिए। आई एम सुपर एक्साइटेड। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि पैसा कमाने की हम बात करते हैं। देखिए सर, एक वर्ड है जो हमारे सारे दर्शकों को सबको पकड़ के चलना चाहिए, और वो वर्ड है कंपाउंडिंग। ओके।
अब कंपाउंडिंग कैसे लगता है वो मैं आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बताता हूँ। जब हम एजुकेशन करते हैं तो पहले दिन हम 10वीं नहीं करते, करेक्ट पहले दिन हम जूनियर केजी, LKG, करेक्ट UKG, फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, देन हम 10 तक पहुंचते हैं। हम कंपाउंड हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता हो रहा था पर हम कंपाउंड हो रहे होते हैं। हमारी नॉलेज कंपाउंड हो रही होती है, हमारी स्पीड बढ़ रही होती है। करेक्ट पर शुरू में आपको लगता है फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए तो बहुत कुछ हुआ नहीं लाइफ में, मजा नहीं आया। थर्ड से फोर्थ गए, फोर्थ से फिफ्थ गए, मजा नहीं आया। फिर जब हम 10th जाते हैं, 12वीं जाते हैं, इंजीनियरिंग या जो भी ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और हम इतना कंपाउंड हो जाते हैं अपनी नॉलेज में कि हमें उस नॉलेज को बेचने का, यानी कि जब हम उसको कमर्शलाइज करते हैं वाया जॉब, वाया बिजनेस, किसी भी तरीके से हम कमर्शलाइज करते हैं तो हम पैसा बनाना चालू करते हैं। करेक्ट यानी कि हमारी जो विद्या हमने इतने सालों से कंपाउंड की थी उसकी एक वैल्यू बन जाती है और वो वैल्यू अब हमारे को मिलनी चालू होती है। तो ये हो गया एक स्टेज ऑफ कंपाउंडिंग। करेक्ट सेकंड स्टेज ऑफ कंपाउंडिंग होती है जब अपना व्यवसाय चालू करते हैं, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आज तो बहुत विकल्प हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप कोई भी व्यवसाय में फाइनेंशियल प्लानर है, तो आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। अब अरविंद जी आपने 2000 में स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 25 इयर्स बैक। यस जो आप फीस तब चार्ज कर पाते थे या जो रिस्पेक्ट आपके नॉलेज की तब थी वर्सेस आज, एक एक्सट्रीम, अगर आप वो मल्टीपल में देखेंगे तो शायद वो 1 लाख गुना भी हो सकता है, करेक्ट 10,000 गुना भी हो सकता है, बट बिकॉज यू कंपाउंडेड। करेक्ट अगर आप यही 4 साल करते और इसको छोड़ देते, फिर कुछ और पकड़ते, उसको 4 साल करते, छोड़ देते, फिर कुछ और 4 पकड़ते, तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं होती। करेक्ट तो सेकंड स्टेज होती है आपकी स्किल्स की कंपाउंडिंग। अभी तक आपने एजुकेशन कंपाउंड किया, सेकंड स्टेज में आप अपनी स्किल्स को कंपाउंड करते हो। करेक्ट एक व्यक्ति जब जॉब ज्वाइन करता है 15,000, 20,000, वही व्यक्ति 10 साल बाद 5 लाख रुपए महीना कमा रहा होता है, 6 लाख रुपए कमा रहा होता है। वही व्यक्ति CEO बनता है तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाता है, 12 लाख भी कमाता है। ये एक बिजनेस जो है, पहले साल कोक ने पहले साल में 25 बोतलें बेची थी, अच्छा पूरे पहले साल में कोको कोला ने जब वो बनी थी तो 25 बोतलें बेची। ओके आज वो 25 बोतलें शायद एक सेकंड में बेचते होंगे, करेक्ट कंपाउंड हो गए। तो कंपाउंडिंग जो वर्ड है ना, वो टाइम के साथ ही आता है। करेक्ट अब तीसरा एलिमेंट आता है कंपाउंडिंग का, वो है वेल्थ। वेल तो आपने अभी एजुकेशन कंपाउंड की, स्किल कंपाउंड की, अब आती है वेल्थ की कंपाउंडिंग। प्रॉब्लम यहां है कि लोग वेल्थ को कंपाउंड होने ही नहीं देना चाहते। ओके लोग जो है वेल्थ ओवरनाइट बनाना चाहते हैं। और चार्ली मंगर कहते हैं कि फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो लोग क्या करेंगे, आज एक शेयर खरीदेंगे, कल उसको बेच देंगे, परसों बेच देंगे, आज एक निवेश करेंगे, उसको कल परसों बेच देंगे, उसमें अगर लॉस हो गया तो उसको होल्ड कर लेंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, करेक्ट उनको इस बात की नॉलेज नहीं है। करेक्ट पहले उन्होंने एजुकेशन ली नॉर्मल चीज़ों की, नॉर्मल लाइफ की, उसकी पता चल गया उनको। फिर उन्होंने एक स्किल डेवलप की कोई भी तरह की व्यवसाय के लिए, डॉक्टर बने, जो भी बने, उसकी एक नॉलेज बन गई। अब एक सर्जन पहले दिन सर्जन नहीं बनता, 15 साल बाद बनता है। Correct. एक पायलट पहले दिन कैप्टन नहीं बनता, 6 साल बाद 6-7 साल बाद बनता है। तो वो कंपाउंड करता है। करेक्ट पर वेल्थ कंपाउंडिंग में लोगों को कल पैसा कमाना है, उनको चाहिए ओवरनाइट। सर कुछ एक टिप बता नहीं दो। सकता, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल, Impossible. इम्पॉसिबल। वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर लॉन्ग टर्म। करेक्ट तो आपकी लाइफ की ये 3 कंपाउंडिंग आपको जनरेट करनी है। और जो हाईएस्ट रिवॉर्ड होता है आपके लिए, वो होता है आपकी स्किल की कंपाउंडिंग का। करेक्ट जितना आप अपनी स्किल को कंपाउंड करोगे, वो आपके लिए उतना बड़ा रिवॉर्ड देगी। अगेन आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप अगर अपनी जर्नी को देखें 25 साल की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग वर्सेस आपकी पर्सनल कंपाउंडिंग, किसने आपको ज्यादा पैसा दिया है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मेरी पर्सनल ने दिया है, क्योंकि मैं एक स्किलफुल बना, मेरा नाम हुआ मार्केट में, लोगों ने मुझे पहचाना, तो मैं उसकी वजह से उसको बेटर मोनेटाइज कर पाया। पर लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी स्किल पे तो मेहनत ना करूं, शाम को घर पे पहुंचूं 6 बजे 7 बजे और लाश की तरह बेड में लेट के नेटफ्लिक्स देखूं 6 घंटा, पर कोई किताब ना पढूं, कोई पॉडकास्ट ना देखूं, कोई इंप्रूवमेंट ना करूं, कोई साइड हसल ना करूं, कोई सेकंड इनकम जनरेट ना करूं, ये सब नहीं करूं। और मोहताजी करूं कि भाई मैं कोई पैसे डाल दूं कहीं पे, और वो प्लॉट जो मैंने जी लिया था, जैसे पिताजी ने लिया था 10 साल पहले प्लॉट, वो 10 गुना हो गया, ये भी कल 2-4 साल में 10 गुना हो जाए। करेक्ट सो दैट इज इम्पॉसिबल। तो लाइफ की 3 कंपाउंडिंग है। आपको जो वेल्थ ग्रो, आपके जो पैसे ग्रो होंगे, वो एक्टिव इनकम से ही ग्रो होंगे। करेक्ट आपकी पैसिव इनकम पहले दिन नहीं आती। सर देखिए, केचप का रॉ मटेरियल क्या है? टमाटर। टमाटर है बिल्कुल। पनीर का रॉ मटेरियल क्या है? दूध है। दूध। इसी तरह पैसिव इनकम या वेल्थ का रॉ मटेरियल पैसा है। आप पैसा डालोगे तो पैसा बनेगा ना। करेक्ट आप पैसा डालोगे, आप बोलो मुझे 50 लाख का प्लॉट खरीदना है, करेक्ट ठीक है, तो 50 लाख पहले आएंगे कहां से? आएंगे कहां से? तो एक्टिव इनकम से आएंगे, तनख्वाह से आएंगे, व्यवसाय से आएंगे, बिजनेस से आएंगे, किसी भी तरीके से सर्विस देने से आएंगे। करेक्ट तो पहले 50 लाख लाओ तो सही। करेक्ट तो आपको ये मोहताजी जो लोग कर रहे हैं ना कि यार मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डालूं, ट्रेडिंग करूं, इन कुछ करूं और कल मेरे पैसे डबल हो जाएं, 4 गुना हो जाए। मेरा एक दोस्त था, उसने 10 रुपए का शेयर लिया था, वो 100 रुपया हो गया 3 महीने में। काश मैं भी वो शेयर ले पाता। अगर तूने 10 में लिया होता ना तो 12 में बेच देता, क्योंकि तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। करेक्ट तो जिसकी एक चीज की तुम्हें नॉलेज नहीं है ना, वो तुम कर ही नहीं सकते। तो आपको जो फोकस करना है, जो वेल्थ इनकम ग्रो करनी है, वो आपकी एक्टिव इनकम से आती है।
और उसमें आप कंपाउंड करो अपने आप को, जितनी स्किल को बेहतर कर सकते हो। सर पानी में ना इतनी ताकत होती है, वो पत्थर तोड़ देता है, करेक्ट, पर एक ही जगह गिरना पड़ता एक ही है, जगह गिरना पड़ता है। एक ही जगह गिरना पड़ता है। तो Fantastic. आपको पहले पानी बन के पत्थर को तोड़ना पड़ेगा, फिर आप डेफिनेटली उसमें इतना पैसा कमा लोगे कि यहां पे आप पैसा अपने आप ही कमा लोगे। तो वेल्थ मेक्स वेल्थ वाला हिसाब है, पर उसके लिए एक्टिव इनकम से पैसा बनाना है। देखिए, आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, मेरा बहुत ही बड़ा बिलीफ है संजय जी, कि आदमी स्किल के ऊपर काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं। वो चाहता पैसे बहुत कमा लूँ, बट स्किल पे डेवलप ना करूँ। और मैं अपनी बात करूँ, अपनी स्किल को मैं डेवलप करने के लिए आज मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, मिनिमम 5 to 6 लाख रुपीज, maybe more than that sometime, I spend on my education. I have my own mentors where I go for the training programs within India, outside the India. I spend lot of money, lot of time on my skill set. So if you will not improve your skill set, I think wealth will never come. Will never come out. ये कभी हो ही नहीं सकती। Yes. पर लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, कह रहे पैसा आ जाना चाहिए बट स्किल के ऊपर काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल सर, मोहताजी है। सॉरी, मतलब आई मे बी अ लिटिल रूड, बट मोहताजी है, सिंपल मोहताजी। सर मैं जब से प्रोफेशनल करियर में आया, 5 to 10% ऑफ माई एनुअल इनकम गोज ऑन माई एजुकेशन। करेक्ट। जब मैं जॉब चालू किया, चाहे वो मेरा पहला जॉब 7 लाख रुपए साल का था, तो उसमें भी मैं जाके CFA की पढ़ाई कर रहा था। CFA वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिग्रीज एट दैट टाइम। तो मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट करी, फिर मैंने एक लॉ की डिग्री पे इन्वेस्टमेंट करी, फिर मैंने 3-4 फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स, एक्सेल के कोर्स। तब तो डिजिटल होता ही नहीं था, फिजिकल होता था। जो कोर्स आज 7,000 में मिलता है, तब 25,000 में मिलता था। 25,000 और उसके लिए जाना पड़ता था फिजिकली, किसी क्लास में बैठना पड़ता था। आज तो इतने ईजी हो गया है सीखना, पर लोगों को नहीं करना है सर ये सब। उनको सिर्फ मोहताजी चाहिए कि भाई मैं बैठा रहा हूँ और कहीं से मेरी इनकम बढ़ जाए। आपको एक केस स्टडी देता हूँ सर। हमारे यहाँ जब मैं रियल एस्टेट में कंपनी में काम करता था, एक अकाउंटेंट ने ज्वाइन किया कुछ साल पहले, मेरे से भी पहले से थे वो, और 20-25 हज़ार रुपये पे ज्वाइन किया। अब क्या हुआ, कंपनी बढ़ती गई, समय बढ़ता गया, उनको इंक्रीमेंट्स मिलते गए, 15% 20% मिलते गए। कुछ 7-8 साल बाद उनकी तनख्वाह हो गई 60-70 हज़ार रुपये महीना। एक आदमी जिसको टैली आता है, आप तो समझते हैं टैली आता है। टैली आता है। अब क्या हुआ, रिसेशन आ गया, मार्केट खराब हो गई। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मार्केट खराब होती है तो एम्प्लॉइज की सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है। करेक्ट। कि सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका नाम 5वां 6ठा था। तो यार इस आदमी की स्किल तो वही है, यही स्किल मेरे को आज मार्केट में 25,000 की मिल रही है, तो क्यों उसको क्यों मैं 70,000 दूं? तो मार्केट उनको फायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया। तो वो बड़े दुखी हुए, अरे यार आपने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई गलती तो तुम्हारी थी ना, तुमने अपनी इनकम बढ़ा ली पर स्किल को कीप अप नहीं किया। करेक्ट। अगर तुम और कुछ कंट्रीब्यूट करते, तुम अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करते, कोई कोर्स करते, कोई कंपनी में कंट्रीब्यूशन देते, तो नहीं निकाला जाता तुम्हारे को। तो आप ये मोहताजी भी नहीं कर सकते कि कल को कंपनी आपको थोड़ा ज्यादा पैसा दे रही है और अचानक से कंपनी ने निकाल दिया, बिकॉज कंपनी को तो बचना है, तो वो बचेगी किसी तरीके से भी बचेगी। तो लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं है सर। और उनको लगता है कि, और इसमें ना कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने जो हमारे पढ़ाया ना, उसमें भी एक फ्लॉ था। फ्लॉ ये था, बेटा 10वीं कर ले सब सेट हो जाएगा, बेटा 12वीं कर ले सब सेट हो जाएगा, बेटा एक बार इंजीनियरिंग कर ले सब सेट हो जाएगा, शादी हो, फिर MBA कर ले फिर सेट हो जाएगा। तो आदमी को लगता था यार इतनी पढ़ाई होगी, अब आगे जाके पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। एक्चुअली बोलना ये है कि हमारे को किस बेटा जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है। ये तुम्हारी एजुकेशन है, आगे तुम्हारे को रियल लाइफ स्किल्स को गैदर करना है। तो ये जो हमारे अंडर कंडीशनिंग है, और उसके बाद क्या हो गया कि लोगों को लगता है यार मैं सामने वाले को 400 रुपए का कोर्स क्यों खरीदूं, 7,000 का कोर्स क्यों खरीदूं, ये पैसा कमा रहा है। मैं एक थीसिस रखता हूं सर कि सिस्टम के थ्रू आदमी कभी चैलेंज नहीं करता। आज कोई बीकॉम का कॉलेज 10 लाख रुपए ले ले और उसके बाद उसको 20,000 की नौकरी मिले तो उसको चलते। पर मैं इतने स्किल्स जानता हूं सर, जहां आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करो, आपकी अगले जैसे ही वो सर्टिफिकेशन आती है, लेजिटिमेट सर्टिफिकेशन आती है, आपकी तनख्वाहें 2-3 गुना हो जाती है। करेक्ट। पर लोगों को वो नहीं करना है। तो ये सिस्टम के थ्रू तो दे देंगे पैसा, पर कोई प्राइवेट पार्टी पैसा कमा लेना, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मैं एक ट्रेनर हूँ, आपको पता है, मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच हूँ, ट्रेन करता हूँ। और अपने जितने भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना संजय, मैं एक बहुत ही इम्फेटिकली और बहुत ही स्ट्रॉन्गली मैं एक बोलता हूँ एक सेंटेंस, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन टूडेज वर्ल्ड is the investment into the knowledge. Yes. If you don't invest into the knowledge, you cannot compound your wealth. बिल्कुल। तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। अब तो ये हो गया, चलो पैसा कमा लिया मैंने, सब ठीक है, राइट। हाँ। अब आप बताओ कि सूद साहब ने पैसा तो बहुत कमा लिया है, अब वो पैसा मेरे से ड्रेन हो जाता है, मेरे को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है मुझे पता नहीं है। तो पहले तो मेरे को ये तो कि मैं पैसे को अपने कहाँ सेफली सिक्योरली एक रीजनेबल तरीके से ग्रो कर पाऊँ। एक और सवाल जो आज मैं पहले पूछ रहा था, फिर आप याद, मैंने आज तक जिंदगी के अंदर संजय कभी भी लाइफ के अंदर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया। ठीक है। नेवर इनटू माय लाइफ। मेरे को शायद समझ भी नहीं आता, एंड दैट इज मे बी द वन रीजन कि मैं नहीं जानता हूँ कि पैसे को कैसे आपने ग्रो करना है। और मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब जाता हूँ तो मेरे बहुत से मित्र हैं वहाँ पर,
उसमें 3-4 मित्र ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही एक्टिव है। जी। पिछले कई सालों से मैंने उनको कभी खुश नहीं देखा। जब देखो रोते रहते, आज मर गए, आज लॉस हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे को समझ तो आती नहीं। मैंने कहा यार ये रोते रहते सारा दिन, बस चर्चा बड़ी करेंगे, स्टॉक मार्केट इस सेंसेक्स इतने में खुला, इतने पे खुला, ये शेयर दे दो। मैं कहा यार तुम खुश तो कभी हुए नहीं, मैं तो तुम्हें 4 साल से वैसे का वैसा ही देख रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट का मेरे को बताइए कि क्या आज पूरी दुनिया में समझता हूँ दे आर क्रेजी, चाहे उसको पता हो चाहे ना पता हो, चाहे भेड़ चाल हो, तो वो स्टॉक मार्केट में हर बंदा जाना चाहता है। मेरे पास बहुत से लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग ये जरूर पूछेंगे सर हमारे लिए स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, उसको स्टॉक मार्केट में जाना है। तो 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला, पैसा कमा लिया, उसको कैसे सेफली, सिक्योरली, रीजनेबली मैं कहाँ डालूं ताकि वो सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे, ग्रो भी हो जाए। और ये स्टॉक मार्केट का जो इतना क्रेज हुआ है कि क्या क्रेज है, इससे कैसे हम निपटे? तो मैं सेकंड क्वेश्चन को पहले आंसर करूँ। अच्छा, स्टॉक मार्केट। हाँ, स्टॉक मार्केट। ओके, उसके प्रिटेक्स्ट से फिर मैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करूंगा। देखिए सर, मेरे को लगता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीबन 1800 के दशक में बनी थी, मतलब उसके एंड में बनी थी। तो 2019 आते आते 100 साल से ऊपर हो गए थे स्टॉक मार्केट को, और कुल मिला के 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले थे। अच्छा, ओके। 2019 आज कट टू 2024, 5 साल हो, और आज ये नंबर है 10 करोड़ का। 10 करोड़ लोगों के डीमैट अकाउंट्स हैं, ओके, व्हिच इज अ वेरी ह्यूज नंबर, विच इज ह्यूज नंबर। आप देखें 3 करोड़ लाने को 1 सदी निकल गई, करेक्ट, और अगला मतलब 7 करोड़ लाने को सिर्फ 5 साल। 5 साल, यानी कि आप कहेंगे कि 2 से 3 सदियों का काम 5 साल में हो गया। ठीक है, ये हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड बाद में, उसके बाद नॉलेज, इंफॉर्मेशन, यूट्यूबर्स, यंग पीपल वांटिंग टू मेक मनी, क्विक मनी। करेक्ट। तो ये जो स्टॉक मार्केट की आग लगी ना, वो लगी कि आदमी को लगा कि यार ये कोई जगह है जहां हम बटन दबाएंगे तो पैसा बढ़ जाता है, और बटन वापस दबाएंगे तो पैसा आ जाता है। मेरे को भी ऐसा ही लगता है। हाँ, तो यही जनरल धारणा है स्टॉक मेरी भी मार्केट ऐसी धारणा है। अब स्टॉक मार्केट ना सर इज अ इंजन टू क्रिएट वेल्थ ओवर लॉन्ग टर्म। अब लोग आके बोलेंगे स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये है। भाई आप अगर स्टॉक मार्केट को सट्टे की तरह देखोगे या उसमें उस तरीके से बिहेवियर रखोगे, तो स्टॉक मार्केट भी वही रिवॉर्ड देगी आपको, सट्टा ही खेलेगी आपके साथ। और सट्टे में आप सिस्टम से नहीं जीत सकते। यू कैन नॉट विन अगेंस्ट द कैसीनो, है ना, रूल है। नेवर, यू कैन नेवर विन अगेंस्ट द कैसीनो। आपको बनाया इसलिए कि आप आए, हारे और चले जाए। कैसीनो वाले को हमेशा फायदा हो। बिल्कुल करेक्ट, तभी तो वो बिलियनर्स हैं। करेक्ट। तो स्टॉक मार्केट भी वही है सर। करेक्ट। कसीनो के कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो इस गेम को खेलना जानते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, कसीनो में छोटे प्लेयर्स जीत सकते हैं, पर उसको प्रैक्टिस चाहिए, नॉलेज चाहिए, कंसिस्टेंटली लगे रहना चाहिए, लॉस कितना लेना चाहिए वो पता होना चाहिए। तो एक रूल सेट होता है। अगेन सर आता हूँ, एक पायलट है, उसने 5 साल फ्लाइंग करी, तो पहले दिन उसको फिर भी कैप्टन की सीट पे नहीं नहीं बिठाया जाता, वो बगल में बैठता है या पीछे बैठता है, ऑब्जर्व करता है, धीरे धीरे उसके फ्लाइंग आवर्स बढ़ते हैं, तब जाके वो कैप्टन बनता है। करेक्ट। पर स्टॉक मार्केट में क्या है ना सर, सबको लगता है कि मैं आ जाऊंगा और कल पैसे बनने लग जाएंगे, क्योंकि पैसा कहीं पड़ा हुआ, बस ऐसे बस जाना है मेरे को, वो मेरा ही है, मेरा अधिकार था, वो तो किसी और लेके बैठा हुआ है। तो बट सर, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जिसके पास पेशेंस है वो कैपिटल बनाएगा स्टॉक मार्केट में। सर, मेरी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी सिर्फ स्टॉक मार्केट से हुई है, और मजेदार बात यह है कि मैं स्टॉक डायरेक्ट खरीदता भी नहीं हूं। मेरी सारी स्टॉक पिकिंग, सारा स्टॉक का काम मैंने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को दिया हुआ है। सर, मेरा 0 टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट में, और मैं 20% साल का रिटर्न बनाता हूं अपने कैपिटल। ठीक है, एफडी में 7% बनता है, उसमें भी टैक्स ज्यादा लगता है, कंपाउंडिंग नहीं होती, इसमें कंपाउंडिंग होती है। तो मेरा रिटर्न तो 3 गुना ज्यादा है एक एफडी से। और एक आम ट्रेडर अगर मुझे आके बता दे तो कोई भी पोर्टफोलियो लेवल पे 12, 13, 14% से ऊपर का रिटर्न नहीं निकाल पाता। वॉरेन बुफे सर इस दुनिया के सबसे लंबे और बड़े वेल्थ कंपाउंडर, उससे बड़ा तो मेरे को लगता है कुछ कोई है ही नहीं। 1965 से लेके आज तक उन्होंने मात्र 19.8% पर एनम का रिटर्न दिया है, मात्र 19.8, क्योंकि आजकल के तो बच्चे चाहते हैं 10% महीने का बन जाए। करेक्ट सर, अब मैजिक देखिए, 60 साल से 20% के आसपास का रिटर्न दिया। अगर आपने 10,000 रुपए वन टाइम डाला होता तो आज वो 100 करोड़ से ऊपर। अच्छा, ऐसा? सो ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने का सोचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप ज्यादा कमाने निकल गए तो स्टॉक मार्केट इतनी धुलाई करेगी ना, फिर आप छोड़ दो। सर, ये वो बात हो गई कि आप एक मैच खेलने उतरे हो और पहले ओवर में छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, आप अभी बैटिंग नहीं कर रहे, सेट नहीं हुए। अब अगर पहले ओवर में आप आउट हो गए तो अगले 49 ओवर्स तो चले गए, अब आप रन नहीं बना पाओगे। पर पहले ओवर में आपने थोड़ा टिकुर टुकुर करके अपना विकेट को समझ लिया, बॉलर को समझ लिया, मौसम को समझ लिया, देन यू हैव इनफ टाइम टू मेक रन्स। करेक्ट। सर, एक मैच में 50 ओवर में हाइपोथेटिकली यू कैन मेक 1800 रन्स। 300 बॉल है, हर बॉल पे छक्का लग सकता है। बिल्कुल। तो यानी आप हाइपोथेटिकली 1800 रन बना सकते हो, पर पूरे मैच में 250-300 रन बनते हैं। करेक्ट। यानी 20% रन भी नहीं बनते, 15% रन बनते हैं।
करेक्ट, और उतने में भी गेम जीती जा सकती है। अमेजिंग, ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन लगी। दूसरा सर, माइकल जॉर्डन 15 टूर्नामेंट्स खेले उस आदमी ने, 6 जीता 9 हारा, उसके बाद भी वो माइकल जॉर्डन है। तो आपको ना अपने पूरे इस जर्नी को प्लान करना पड़ता है। तो आप सिंपली जाओगे किसी दिन उठ के और रैंडमली इन्वेस्ट करोगे, रैंडम डिसीजन लोगे, तो वो रैंडमनेस से पैसा नहीं बनेगा। मैंने कहा था ना 3 कंपाउंडिंग है, तो ये जो तीसरी कंपाउंडिंग है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, पर ये इतनी प्यारी कंपाउंडिंग है कि आपका बेटा साथ दे ना दे, आपका म्यूचुअल फंड जरूर आपका साथ देगा। कल को वो हमारा ना एक रूल है कि जितना पैसा आप अपने बच्चे पे खर्च करते हो उतने की एसआईपी कर दो। कल को 20 साल बाद आपका बेटा हो सकता है आपको टाटा बाय बाय बोल दे, बोले मैं नहीं कर रहा था आपके साथ, या मैं आपका ध्यान नहीं रखता, पर ये म्यूचुअल फंड आपका जरूर ध्यान रखेगा। तो ये ज्यादा अच्छा बेटा है आपका। तो इसी तरीके से आपको वेल्थ प्लानिंग करनी है, प्रॉपरली अपनी वेल्थ प्लान कीजिए। जब भी आपको, अब से फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि कैसे बनाया जाए। कैसे? सर, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, कोई भी निवेश जो होता है वो गोल बेस्ड होता है। गोल्ड बेस्ड? गोल बेस्ड। हाँ, गोल मतलब आपको गोल बनाना है। आपका मन है कि भाई 5 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, जिसका 2 लाख का डाउन पेमेंट मुझे करना है। तो 5 साल में मुझे 2 लाख रुपए का एक कॉर्पस चाहिए, ये एक गोल हो गया। अब उस गोल के हिसाब से निवेश होगा। 10 साल बाद जी मुझे शादी करनी है, उस दिन मुझे 20 लाख रुपए चाहिए शादी के, ठीक है जी, उस हिसाब से बोलो। 25 साल बाद मुझे रिटायरमेंट चाहिए और उस रिटायरमेंट में को 3 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है जी, उस हिसाब से। तो अब ये 3 डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान हैं। जितना लंबा आपका फाइनेंशियल प्लान होगा उतना हम ज्यादा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में छोटे छोटे झटके लगते रहते हैं। अचानक मार्केट 10% गिर गई, उसके बाद रिकवर करने में टाइम लग गया। अब सर मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड था, 2016 सितंबर से पैसा डालना चालू किया, 30,000 रुपये महीना। 2020 मार्च तक, जब तक कोविड नहीं आया था, उस पर 0 रिटर्न थे, 0। अच्छा, 1 रुपए का रिटर्न नहीं था। हर महीने एसआईपी जा रही है, तो जितने का एवरेज यूनिट रह गया उतने का ही प्राइस चल रहा है, सेम 54 रुपए, ठीक है। फिर आया कोविड, 25% क्रैश हो गया। अब सर इतने में ना सबकी हिकड़ी निकल जाती है और सब बोलते छोड़ यार, जो है वो निकाल। करेक्ट। मैंने नहीं निकाला सर। आज उस म्यूचुअल फंड में कुल मिला के 96 मंथ्स हो गए पैसे डालते हुए, करीबन मैंने 27-28 लाख रुपए डाल दिया होगा, और उसकी वैल्यू आज 82 लाख है। ग्रेट। ये वो फंड है जिसने 3.5 साल जीरो रिटर्न दिया, फिर 25% क्रैश कर गया, और आज वो 3 गुना पे पड़ा है। क्यों? क्योंकि वेल्थ इज मेड ओवर लॉन्ग टर्म। तो मैं लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा, तो मैंने उसका फ्रूट खाया। और आज अगर सर मैं उसमें नया पैसा ना डालूं, तो उससे जिंदगी भर में 70-80 हज़ार रुपए निकाल सकता हूँ, वो पैसा कभी खत्म नहीं। अब एक अचानक मेरे मन में सवाल आता है लेमैन की तरह, क्योंकि मैंने बोला मेरे को तो फाइनेंस बहुत ही पुअर रहते हैं जी, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। सपोज नो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, लाइक एज पर अ लेमैन हमारे पास स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, इक्विटी में डाल सकते हैं, सिप में डाल सकते हैं, डिफरेंट। तो अगर मेरे पास 100 रुपीज़ में आपको बोलूँ कि सजे 100 रुपीज़ है मेरे पास, तो आप कहाँ कितने पैसे डालना चाहेंगे? स्टॉक मार्केट में कितने, इक्विटी में कितने, सिप में कितने, तो ऐसा कुछ है या मतलब कैसे प्लान करेंगे? सर देखिए, इसमें अगेन गोल बेस्ड होता है। अच्छा, जितना गोल छोटा होता है समय में, उतना आप कम पैसा इक्विटी में डालते हो, क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल है सर। अचानक से मार्केट क्रैश कर गई, 4-5 साल हिली नहीं, तो आपका गोल ही अचीव नहीं होगा। तो हम जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग डिपेंड करती है आपके गोल और ड्यूरेशन के ऊपर। गोल होना चाहिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। तो फॉर एग्जांपल मुझे 5 साल बाद, तो आपने टाइम दे दिया, गाड़ी खरीदनी है, स्पेसिफिक कर दिया, और मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, आपने अमाउंट दे दिया, उसको मेजरेबल कर दिया। तो आप मेजरेबल स्पेसिफिक गोल्स क्रिएट कीजिए, और जितना छोटा आपका गोल होगा उतना कम इक्विटी में पैसा जाएगा, उतना ज्यादा फिक्स्ड इनकम में पैसा जाएगा। जैसे कि बड़ी कंपनियों के बॉन्ड्स होते हैं, उसके बाद आपके लिक्विड फंड्स होते हैं, गोल्ड होता है, इन सब में ज्यादा निवेश होगा, इक्विटी में कम होगा। पर अगर आपका लंबे अवधि का गोल है, 25 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, 15 साल का गोल है, तो ज्यादा पैसा इक्विटी में जाएगा, और उसमें भी हम काफी बड़ा पोर्शन स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में सबसे बड़ी ग्रोथ होती है। अब रिलायंस है सर, 20 लाख करोड़ की कंपनी है, अब उसका 10 गुना होना बहुत मुश्किल है। Correct. पर एक 1000 करोड़ की कंपनी है, वो 10,000 करोड़ की हो सकती है। Correct. क्योंकि उसमें अभी क्षमता है, पोटेंशियल है, मार्केट्स ग्रोइंग है। पर इतने बड़े जायंट को 10 गुना होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जितना लंबा समय होगा उतना स्मॉल और मिड कैप में हम ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा पैसा डालेंगे, ताकि ओवर टाइम उसके पास ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाए। अब मैं अपनी अगर बात करूं, अभी मैं रनिंग 58 जी, 58 साल का मैं होने वाला जी। तो एक्टिव है, तो आपको पता कितने 10 साल और में मान ले तो 15 साल। भगवान करे सर, आप इस टाइम पे 38 दिखते हैं। वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम यू। तो अगर मैं बोलूँ अगले, चलो मैक्सिमम मान लेता हूँ कि जब तक मैं पूरी लाइफ को अच्छे कपड़े, अच्छी इंजॉयमेंट, एक अच्छे टूर्स, खाना पीना, सब मैं बड़ी लेविश लाइफ
तो मैं मान लो तो 20 साल और है जी मेरे पास, जी जी 15 साल या 20 साल है जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगले कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करूँ, राइट, कि मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपसे मैं करूँ तो मेरे को 1 करोड़ रुपया महीना अगले 10 साल तक मैं से पैसे लो, बट अगले 10 साल के बाद मुझे 1 करोड़ रुपया महीना आना चाहिए। ये पॉसिबल है या ओवर एम्बिशियस है ये मेरे लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है सर। देखिए, एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको इसका सिंपल उदाहरण देता हूँ। एक होता है कॉन्सेप्ट एसआईपी। एसआईपी आप पैसा डालते रहते हो, ये पेड़ उगाने जैसा हो गया कि आपने पेड़ उगा रहे हैं तो आपने थोड़ी खाद डालनी है, पानी डालना है, तो पेड़ उग गया। अब उस पे से आप फल जिंदगी भर खा सकते हो, वो फिर भी फल देता रहता है। ये सिप है ये एसआईपी है जो पैसा डाला, पर जो आपने फल निकाला वो एसडब्ल्यूपी है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। अब इसका सिंपल उदाहरण देता हूं सर, छोटे नंबर्स के साथ। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए महीना डाला, ठीक है, और ये पैसा अगर वो 20 साल डालता रहे और सिर्फ 12% से कंपाउंडिंग हो, ज्यादा नहीं, अच्छा, तो वो नंबर बन जाएगा 2 करोड़ 20 साल बाद। ओके, और उसमें से वो अगली पूरी जिंदगी महीने का 2 लाख रुपए निकाल सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी मंशा है कि आप 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए महीना निकालना चाहते हैं, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद निकालना चाहते हैं, तो उसकी रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी मुझे लगता है आपको करीबन 20 लाख रुपए का पर मंथ का निवेश करना पड़ेगा, 20 लाख रुपए पर अप्रोक्सीमेटली। तो आप आराम से उसके बाद जिंदगी भर 1 करोड़ रुपए निकाल सकते हो। ओके, तो अब जो व्यक्ति है उसने जिंदगी भर उसके बाद वो 2 लाख रुपए निकाल सकता है। और अगर वो ये डिसाइड करता है मैं 2 लाख नहीं निकालूंगा, 1.5 लाख निकालूंगा, तो उसने 50,000 छोड़ दिए, ये 50,000 वापस कंपाउंड हो जाएगा। तो अब 2 करोड़ थे, 20 साल बाद वहां पे से वो 3 करोड़ 60 लाख निकाल चुका है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए महीना निकाल रहा है। करेक्ट। अब 20 साल बाद वो 2 करोड़ 7 करोड़ हो जाएगा, यानी 2 का 7 हो गया और 3.5 करोड़ आपने निकाल लिया। ये पावर है सर सिस्टमैटिक विड्रॉल की। तो अगर आपको जिंदगी भर की पेंशन चाहिए और अपनी नहीं अपने बच्चों की भी पेंशन चाहिए और कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो चुपचाप एसआईपी करो और एक पेड़ बनाओ। और वॉरेन बुफे कहते हैं टुडे somebody is having fruits because someone decided to plant a tree long time ago. करेक्ट। तो वेल्थ को लॉन्ग टर्म में बनने दो, कंपाउंडिंग को मत डिस्टर्ब करो और अपनी एक्टिव इनकम को डबल ट्रिपल 10 टाइम्स, बिकॉज रिलायंस का शेयर अगले साल दुगना नहीं होगा, आपकी तनख्वाह दुगनी हो सकती है, करेक्ट, आपकी इनकम तिगनी हो सकती है अगर आप अपनी स्किल पे काम करो। करेक्ट। मोहताजी मत करो कि सिर्फ मेरे को इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसा आ जाए, नहीं तो जैसे आपने कहा आपके मित्र मंडली है पूरा टाइम दुखी रहती है, आप भी पूरा टाइम दुखी रहोगे, क्योंकि या तो आपने कुछ मिस कर दिया होगा या आपने कोई रिग्रेट ले लिया होगा। यस। तो हम कहते हैं फाइनेंस में 3 स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक फोमो से बचो कि किसी की लंबोर्गिनी, किसी की मर्सिडीज, किसी की फरारी देख के ये मत सोचो कि यार मेरे पास भी काश ये होती, तो मैं उसके उस सब चीजों से बचो। अब वो बताता है कि मेरे पास ये कैसे है जी, मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो तुम भी ट्रेडिंग करने लग जाओगे, तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। उसकी मानसिकता अलग है, तुम्हारी अलग है। सेकंड है रिग्रेट से बचो। कोई भी डिसीजन आपने ले लिया ना, एक बार क्या हुआ, मैं शेयर्स बहुत पहले शुरू किए 2006 में, तो हमारे जो ब्रोकर थे उन्होंने मेरे को वर्लपूल करके एक शेयर था खरीद के दिया, बोले खरीद कर, तो मैंने खरीदा, वो 100 में खरीदा, वो 140 चला गया जल्दी, मतलब 3-4 महीने के अंदर मैंने बेच दिया। फिर मैं पढ़ाई करने गया हुआ था 2 महीने इंटरनेशनल, वापस आया तो वो 170 हो गया। तो मेरे को उन्होंने फिर से फोन किया, बोले ले। मैंने सर कैसे ले लूँ, ये तो 140 में बेचा है मैंने। बोले मैं तेरे को बोल रहा हूँ 170 है, अभी 250 तक जाने की इसकी उम्मीद है। मैं यार 140 में बेचा, 140 आएगा ले लूंगा। तो सर ये होता है फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, तो आपको रिग्रेट से बचना होता है। इस टाइम मेरे को रिग्रेट हो गया था यार, मैंने तो 140 में बेचा था। करेक्ट। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करना। तीसरी चीज, अपना फाइनेंशियल गोल पोस्ट मत बदलो। अगर आपने तय कर दिया है कि मुझे 20 साल बाद 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है, तो उसको मत बदलो। अचानक से उसको 3 साल बाद ये मत बोलो कि अब मैं 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप गोल ही नहीं मार पाओगे जिंदगी में। ओके, भाई समझो रोनाल्डो ऐसा, वो खेल रहा है, उसको पता है गोल पोस्ट यहाँ है, तो वो तो उसी हिसाब से चल रहा है। करेक्ट। अब अचानक से वो मुंडी उठाता है, गोल बगल में खड़ा हो रहा है, वो कहां से गोल मार देगा? पूरी बॉल वापस लानी पड़ेगी उसको। करेक्ट। इट इज नॉट दैट इजी टू शिफ्ट योर गोल पोस्ट। तो 3 चीजें, फोमो से बचो, रिग्रेट से बचो और फाइनेंशियल गोल पोस्ट मत चेंज करो। अगर आप इतना भी अचीव कर गए ना सर, आप 99% दुनिया से आम व्यक्ति होकर 25-30 हजार की तनख्वाह से चालू करके आप करोड़पति बन सकते हो और 99% भारत से आगे जा सकते हो। करेक्ट। बस इतना सही करना है। अचानक अभी मेरे मन में एक और सवाल आ गया जी। राइट, ये एक बिटकॉइन हम लोग सुनते हैं, बिटकॉइन क्या भला है, मतलब ये लीगल है, इलीगल है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब इट इज टोटली मेस अप इन माय माइंड। जी। यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द बिटकॉइन। सर बिटकॉइन बेसिकली ना एक ऑल्टरनेट करेंसी है। इसको सरल भाषा में अगर हम समझे तो ये एक करेंसी बनाई गई थी 2008 के बाद कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा, क्योंकि उनको लगा कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे बहुत रिलाई करते हैं। क्योंकि जब 2008 का क्रैश आया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूएस की सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोट छापने चालू कर दिए।
तो अगर बोलते हैं आप ऐसे नोट छापोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। तो जो बिटकॉइन का फाउंडर था, जो आज तक जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, सताशी नाकामोटो उसका नाम है। अच्छा, नाम है पर जानता नहीं कौन है वो। ओके। काफी लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, ये CIA है, ये है वो, जो भी है। तो सताशी नाकामोटो ने बोला कि मैं एक करेंसी बना रहा हूँ बिटकॉइन, जिसके कुल मिला के 2 करोड़ 10 लाख कॉइन होंगे, बस। उससे ज्यादा कॉइन ही नहीं होंगे, उससे ज्यादा करेंसी बन ही नहीं सकती। अच्छा। तो उसने उसको सीमित कर दी, और वो भी वो कहता है कि 2140, आज चल रहा है 2024, करेक्ट। तो धीरे 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 ये कॉइन्स आएंगे, 2140 तक आएंगे। अच्छा। तो ऐसे बिटकॉइन चालू हुआ था एज एन ऑल्टरनेट करेंसी। तो बिटकॉइन जो है, इसको हम इस ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं हूंगा, पर ये करेंसी कहीं भी इस टाइप पे लेजिटिमेट नहीं है। कोई भी बड़ी गवर्नमेंट ने इसको लेजिटिमेसी नहीं दी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, कुछ छोटी गवर्नमेंट्स ने इसको लेजिटिमेसी दी है। एल सल्वाडोर, छोटा सा कंट्री, कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप देखो टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएस की बात नहीं है, है, ऑस्ट्रेलिया की, नहीं है, नहीं लेजिटिमेट, कहीं नहीं है, कहीं लेजिटिमेसी नहीं है। आप टॉप 20 इकोनॉमीज देख लो, कहीं पे लेजिटिमेट नहीं है। अगर 20 इकोनॉमीज इसको नहीं लेजिटिमेसी दे रही, तो यानी कि आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। बट फिर भी मैंने देखा है संजय, बहुत से मेरे ऐसे जानकार है लोग जो मतलब बिटकॉइन में डालते हैं, पूरे डालते हैं, फिर भी पैसा डालते हैं, उनको जबकि पता है कि दिस इज नॉट लेजिटिमेट, बट इवन देन दे आर टेकिंग रिस्क। सो क्या मैं ऐसा समझूं कि बिटकॉइन के अंदर पैसा डालना इज क्वाइट रिस्की? इज इट सो? इट इज द मोस्ट रिस्की सर, द मोस्ट रिस्की, बिकॉज उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना सर। देखो, आप रिलायंस में पैसा डालते हो, आपको पता है मुकेश अंबानी है, उसके तेल के कुएं हैं, जामनगर में फैक्ट्री है, हजारों रिटेल स्टोर हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं मोबाइल के, एक जियो का नेटवर्क है। तो आप एक अस्तित्व में पैसा डाल रहे हो, ओके, ठीक है, या इनविजिबल है, ये तो कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग। ये कम्युनिटी है, बस कम्युनिटी के बेस पे। देखिए सर, उबर ऐप है, उबर ऐप की वजह से नहीं चलती, गाड़ियों की वजह से चलती। करेक्ट। कल को उसमें से गाड़ी हटा दो, पैसेंजर हटा दो, उस ऐप की कोई वैल्यू नहीं है। ये बिटकॉइन भी वैसा है कि इस टाइम पे बिटकॉइन के बायर हैं, बिटकॉइन के सेलर हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक तरीके का इजी तरीका है हवाला करने का। अगर आपको पैसा इधर से उधर करना है, तो आजकल ये बहुत इजी तरीका हो गया पैसा हवाला करने का, जिसमें आपको पहले इंटरनेशनली नहीं तो पैसे को मूव करना पड़ता था, अब पैसे को मूव कराने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत चीजों के लिए भी यूज हो रहा है। कुछ चीजें हैं ब्लॉकचेन में जो अच्छी हैं, पर कॉइन्स आर नॉट, आई डोंट थिंक सो। वो, और एक आम व्यक्ति को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए सर, दिस इज नॉट योर गेम। करेक्ट। एक मैंने आपका शायद एक इंटरव्यू सुना था, पॉडकास्ट सुना था, जहां आपने बड़ी एक विचित्र सी बात बोली, जो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपने कैसे बोला। तो मैं अब आपसे वही सवाल सीधा पूछता हूँ। आपने किसी पॉडकास्ट में ये बोला था कि 25,000 पे आदमी कमाने वाला जो बंदा है, ये शायद 25,000 पे एक महीना का इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा कुछ था, तो वो 100 करोड़ की वेल्थ बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बना सकता है, फुल गेम प्लान है इसका। ये तो दिमाग को मतलब फाड़ने वाली आपने बात बोली सर। देखिए, कंपाउंडिंग बहुत मैजिकल। इज इट रियल? यस, इट इज पॉसिबल। समझाइए कैसे। मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैं आपको ना एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। समझिए, आज आपके पास 1 करोड़ है। करेक्ट। एक उदाहरण देंगे, पर मैं 25,000 पे आता हूँ। यस। और आप कहते हो संजय जी मैं इसको बिल्कुल नहीं छूंगा, और एक बेयर मिनिमम पैसिव फंड में डालूंगा, जो हमें पता है 12% के आसपास दे देता है, ठीक है, और 30 साल आप इस पैसे को नहीं छूते। एक एनी अंदाजा आपके पास 30 साल बाद कितना पैसा होगा इस 1 करोड़ में? 30 साल के बाद मेरे हिसाब से ये कम से कम 3-4 करोड़ होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम इसकी मैथमेटिक्स करते हैं, आप तो सर नंबर्स में बहुत अच्छे हैं। ये अगर 12% कंपाउंड कर रहा है, तो हर 6 साल में डबल कर रहेगा। करेक्ट। 30 साल में कितनी बार 6 बार की अवधि आएगी अपने को? 5 बार। 5 बार आएगी। तो कितनी बार डबल हुआ? 5 बार। तो कितनी बार हो गया वो? 2⁵5। यस, विच इज 32 टाइम्स। आपका 1 करोड़ 32 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़ 32 करोड़ बन जाएगा। ये 12% रिटर्न। यस, आपके सामने मैथ है, वापस बोलता हूँ, सिंपल। आई नो आप भी एकदम शॉक्ड हो गए, बोले यार पहला करोड़ कहाँ डाल दूं? अजीब सी हो गई ये सुन के यार। बहुत सिंपल है सर। 30 साल की अवधि है, हर 6 साल में डबल हो रहा है पैसा। करेक्ट। 12% पे 6 साल में डबल होता है। रूल ऑफ 72 है, 72 डिवाइडेड बाय 12 is 6। करेक्ट। तो यानी 6 इयर्स में डबल हो रहा है। 30 साल में 6 साल की 5 अवधियां आएंगी। 5 अवधि आएंगी, तो हर बार डबल होता रहेगा। करेक्ट। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं होगा, 2 raised to 5 होगा। एक्सपोनेंशियल है ना सर, क्योंकि इट इज समझ आया। 1 + r raised to n। करेक्ट। करेक्ट। raised to n है ना, टाइम इज एक्सपोनेंशियल। करेक्ट। तो 32 हो गया। करेक्ट। आपने कितना डाला था? 1 करोड़। 1 करोड़। आज वो कितना हो गया 30 साल बाद? 32 करोड़। दैट्स इट, यही मैथ है। अब आपने जो सवाल पूछा उसका 25,000 वाला। 25,000 निवेश नहीं करना है। 25,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा, कमाने वाला, निवेश नहीं, कमाने वाला। कमाने वाला जी, 25,000 रुपये महीने की इनकम है, वो 100 करोड़ रुपया कमा सकता बिल्कुल कमाएगा। है। अमेजिंग। आते सर कीजिए यार। 25,000 कमाने वाला, मैं कहता हूँ 20 से 25% अपना निवेश चालू करे। 5 से 6,000 5 से 6,000 रुपया कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर राइट बजटिंग करे, राइट। करेक्ट। अब सर देखिए, जो भी व्यक्ति भारत में है, अगर उसने अपनी तनख्वाह, आमदनी साल की 10-15% से नहीं बढ़ाई, तो वो वैसे ही मारा जाएगा। वैसे मारा जाएगा। ठीक है, तो कितना तो सबको मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये अज्यूम करता हूँ वो अपनी तनख्वाह 10% साल की बढ़ाएगा। अचीवेबल टारगेट है, आराम से। ठीक है। तो जैसे ही वो 10% बढ़ाएगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
करेक्ट, क्योंकि उसके प्रपोर्शन तो सेम चल रहे हैं। यस, तो अगर वो 25,000 में 25% डालता था, तो जब 30,000 होगी तो भी 25% डालेगा, तो वो 6,500 का 7,500 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी जिंदगी चलती रही, ठीक है। और इसने मैक्सिमम जो इसकी इनकम हो पाएगी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, मैक्सिमम इनकम जो हो पाएगी वो 5 लाख रुपए महीना हो पाएगी। करेक्ट, वैसे तो अगर मैं ये लगाता रहूं तो हो सकता है 20 लाख पे पहुंच जाए, पर मैं 5 लाख पे स्टॉप कर दूंगा, उसके आगे वो कमा नहीं पाएगा, 5 लाख तक पहुंच पाएगा, जितना भी टाइम लगता है। अब ये पैसा जो है वो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है। उस पैसे में से, क्योंकि इसका लंबी अवधि का पैसा है, तो ये 60 से 70% स्मॉल कैप में डाल सकता है, 20% मिड कैप में डाल सकता है, बचा हुआ 10-20% ये लार्ज कैप या पैसिव इंडेक्स फंड में डाल सकता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, ये एलोकेशन को चेंज कर दे। जैसे उम्र बढ़ेगी तो स्मॉल कैप में कम कर दे, पैसिव में ज्यादा कर दे, ताकि रिस्क कम हो जाए। रिस्क कम हो जाए। सर, ऐसे व्यक्ति का 20 साल बाद कॉर्पस बन जाएगा 2.5 से 3 करोड़ रुपए। ओके, ठीक है। अब गाड़ी चलती रही, यहाँ पे एक गाड़ी, वो कह सकता है भाई थैंक यू सो मच सर, मैं 20 साल का था, 40 साल का हो गया, मेरे पास 2.5 करोड़ हो गया, मुझे और नहीं करना। 25,000 वाले कमाने वाले को कभी 2.5-3 करोड़ रुपए मिल जाए तो वो तो वैसे ही उछल जाएगा। पागल। और सर लोग कहते हैं उसकी इन्फ्लेशन, तो 2.5 करोड़ की आज की वैल्यू टर्म्स 1/4 होती है, तो 60 लाख रुपए मोटा मोटी आज की वैल्यू टर्म्स। तो 25,000 कमाने वाले के पास आज की वैल्यू टर्म्स में इन्फ्लेशन एडजस्टेड 60 लाख रुपए, विच इज वेरी गुड नंबर। करेक्ट, अब वो कहते हैं नहीं जी, मैं तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, मैं और डालना चाहता हूं। तो जैसे ये 20 को 25 करेगा, ये 2.5 करोड़ 8 करोड़ हो जाएगा। ओके, जैसे ये 25 को 30 करेगा, ये पैसा हो जाएगा 20 करोड़। जैसे ये 20 को 35 करेगा, ये पैसा हो जाएगा करीबन 42 करोड़। और जैसे ये 35 को 40 करेगा, ये पैसा हो जाएगा 100 करोड़। अमेजिंग। इट इज दैट सिंपल टू मेक वेल्थ। और मैंने आपको पहली इक्वेशन से ही बता दिया था कि 1 करोड़ 30 साल बाद 32 करोड़ हो ही जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। The only thing you have to बी पेशेंट। be patient and you have to plan in advance. बिल्कुल। प्लानिंग अच्छी होनी और कंपाउंड करने दो। सर देखिए क्या होता है, हमें ना बचपन से सिखाया गया, बेटा ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ज्यादा चाहिए। ज्यादा ज्यादा मार्क्स आएंगे, नौकरी में ज्यादा मेहनत करोगे तो बहुत तनख्वाह बढ़ेगी। तो हमें बताया गया हम आवर आउटकम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर इनपुट। अब इन्वेस्टमेंट में योर आउटकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट। जब आप पेड़ उगाते हो तो आप पूरा टाइम बैठ के पेड़ के बगल में पानी नहीं डालते। करेक्ट, आप एक बार सॉइल चेक करके सब करके सुबह दे दिया और उसको धूप में लगे रहते हो। धूप उसकी कंपाउंडिंग है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स है सर। आपने एक प्लान बना लिया, उस प्लान पे स्टिक रहो। मार्केट का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट 20% क्रैश करेगी, 5-5, 6-6 साल फ्लैट रहेगी। आईटीसी का शेयर था सर 6 साल 7 साल 10% की रेंज में रहा है। एचयूएल का शेयर पिछले 3 साल से 20% की रेंज में रहा है। तो ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है एचयूएल बेकार कंपनी। इसका मतलब ये कि एचयूएल अब एक लेवल पे आ गई, उसको पिवट करना पड़ेगा। करेक्ट, और उसमें स्मार्ट मैनेजमेंट है, अच्छे लोग हैं, वो पिवट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एफर्ट करना है 0, अपना प्लानिंग डालना है और चुपचाप हर महीने जो तारीख तय की है उसमें इन्वेस्ट करना है गोल के हिसाब से। अब आपका गोल 20 साल दूर है, 25 साल दूर है, 30 साल दूर है, 40 साल दूर है, वो आपकी चॉइस है, वो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सर इतना सरल है। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे बिल गेट्स ने एक बार वॉरेन बफे से पूछा कि यार जो तू करता है ना वो तो बहुत ही सिंपल है, इससे तो सबके पैसे बन जाने चाहिए। बोलते बिल्कुल बनने चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल है, पर प्रॉब्लम ये सबको ओवरनाइट रिच होना है और मैं धीरे धीरे रिच हो रहा हूँ। वॉरेन बफे सर आज 90 साल के हैं, ठीक है, 90 साल के हैं और उनकी वर्थ है करीबन $150 बिलियन। जब वो 60 साल के थे उनकी वर्थ थी $1 बिलियन। तो यानी उन्होंने अपनी टोटल वेल्थ का जो करीबन 99%, 95 to 99% पिछले 30 साल में 60 की उम्र के बाद कमाया है। राकेश झुनझुनवाला जी जब गए जी तो उनकी वेल्थ थी $6 बिलियन, जो उनकी नेटवर्थ थी। $6 बिलियन अगर वो पटक, अब वो 63 या 64 के थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो 63-64 में अगर वो कुछ नहीं करते, नया पैसा नहीं डालते, नया इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते और उस $6 बिलियन को कंपाउंड होने देते 12% पे, वॉरेन बुफे की उम्र तक आते आते उनके पास भी 180-190 बिलियन डॉलर। तो यानी कि वेल्थ जो है ना सर, ये कंपाउंडिंग से ही ग्रो करती है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A = P × 1 + R⁻n। 3 चीजों पे आपका फाइनल आउटकम डिपेंड करता है। आप कितना पैसा डालते हो, वो कितने रेट से कंपाउंड करता है और वो कितनी देर के लिए कंपाउंड करता है। आप कितना पैसा डालते हो ये आपकी कंट्रोल में है, वो कितने रेट से कंपाउंड करता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मार्केट्स ऊपर नीचे जाती हैं। करेक्ट करेक्ट। पर आप कितनी देर के लिए डालते हो ये भी आपके हाथ में। अब कितना डालते हो वो मल्टीप्लिकेशन है, कितनी देर के लिए डालते हो वो पावर में है। तो गेम ये नहीं आप कितना पैसा डालोगे,
गेम में आप कितनी देर कितनी देर तक डालोगे? और जितना आप लंबा डालोगे उतना मस्त जबरदस्त पैसा मेरे को अभी तक ये समझ आया कि कितनी देर तक डालोगे, हाँ कंपाउंड जो करने दो उसको करने दो, और थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस सर, मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। बहुत सिंपल रूल है ये। जो लोग रोज आके ट्रेड करते हैं वो मेरे को पैसा देके जाते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ इम्पेशेंट लोग हो मार्केट में, क्योंकि वो लोग की वजह से मैं पैसा कमा सकता हूँ। करेक्ट। बट मैं फिर भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंस रखो। मैं आपके सामने एक लाइव केस स्टडी हूँ। मैं भी कोई सर IIT IIM का पढ़ा हुआ थोड़ी हूँ, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा, नॉर्मल जॉब किया, और मैंने एक्टिव इनकम पे बहुत फोकस किया, एजुकेशन पे बहुत फोकस किया, स्किलिंग पे बहुत फोकस किया, तेजी से ग्रोथ ली और उस पैसे को निवेश किया। सर जब मैं मर्सिडीज खरीद सकता था मैं होंडा सिटी चलाता था, तो मेरे पास पैसा बच रहा है, वो पैसे को मैंने निवेश किया, तो आज मैं मर्सिडीज चला सकता हूँ। जो मेरे दोस्तों ने मर्सिडीज खरीद ली वो आज भी 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह होने के बावजूद भी 2.5-3 लाख की EMI भरते हैं और अगले महीने की तनख्वाह का वेट करते हैं, नहीं तो उनका जीवन बहुत प्रेशर है यार, बहुत ही प्रेशर है। तो दे बॉट लग्जरी, आई बॉट माई फ्रीडम। क्योंकि सर समय सीमित होता है, आप पैसा उधार ले सकते हो, समय उधार नहीं ले सकते। एक कंपनी पैसे के लिए IPO लेके आ सकती है, पर मैं समय के लिए IPO नहीं लेके आ सकता। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शुरू में आपको इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, पर वो स्ट्रगल इतना ब्यूटीफुल होता है कि एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज होता है यार आपने बहुत बड़ी वेल्थ कमा ली, विच इज योर ओन टाइम। चलो एक चीज़ और बताओ, मैंने यार देखो मैं तो 58 साल का होने वाला हूँ और आज तक बहुत ही एक अजीब सी बात बोले, मैंने कभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग संजय की ही नहीं जी। वैसे भगवान की कृपा रही नहीं क्या, कभी कभी ये भी अबंडेंस है की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मेरे को मतलब बिल्कुल समझ भी नहीं है। और आपको बड़ी अजीब बात बताता हूँ, हंसी आ जाएगी। मेरे अकाउंटेंट साहब आज बैठे हुए थे दूसरे कमरे में जी, तो कई बार मेरे को ना वो एक्सप्लेन करते हैं, यार ये रिटर्न आ गई, फाइल करनी है, सितंबर आ गया है, वो फिगर्स बताते हैं, तो मैं बोलता हूँ ये काला अक्षर भैंस बराबर हूँ, बताते रहते हैं, मैं सुनता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है मेरे को। तो मैंने आज तक कभी फाइनेंशियल प्लानिंग सच पूछो कभी की ही नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कभी। आज जी जी। अब एट द एज ऑफ 58 क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ करूं, जैसे आपकी सर्विस लूं या किसी की सर्विस लूं, तो क्या इस एज के ऊपर भी मैं एक अच्छे गोल्स को अचीव कर सकता हूं? सर देखिए मैं तो कहता हूँ या इट इज टू लेट? नहीं, नेवर टू लेट सर, नेवर टू। वॉरेन बुफे जब 82 साल के थे तब उन्होंने, या 78 साल के, सॉरी 78 ईयर्स के थे, तब उन्होंने एक बेट लगाई थी 10 साल की। अब उन्हें नहीं पता था वो 10 साल जीने वाले हैं कि नहीं जीने वाले। आप है ना सर अपने लाइफ के एज के हिसाब से कभी फाइनेंशियल प्लानिंग मत सोचो। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंडिपेंडेंट आइटम, ठीक है, वो करते रहना चाहिए। 58 के सर कोई भी जो प्लानिंग होती है वो गोल बेस्ड होती है। जैसे आपने मुझे अभी रैंडमली एक गोल दिया था कि संजय 10 साल बाद मैं चाहता हूं मेरे को 1 CR की मंथली एक इनफ्लो आ जाए, तो उसके हिसाब से एक प्लानिंग बन जाएगी, उससे ज्यादा मैं कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है सर, हम ओवर एम्बिशियस गोल्स बना लेते हैं जो हमें पता ही होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो व्हाई शुड आई चेज दोस गोल्स राइट नाउ, जब वो मेरे लिए जरूरत ही नहीं है। अब आप बोलो संजय मेरे को 10 करोड़ महीना आना चाहिए, व्हाट विल यू कंज्यूम ऑफ 10 करोड़ करेंगे? हाँ, पर 1 करोड़ समझता आता है कि चलो ठीक है, मेरे को ऑफिस चलाना है, मेरे को रेंट मेरा निकल जाना चाहिए, मेरी सैलरीज निकल जानी चाहिए, मेरे ट्रैवल्स निकल जाने चाहिए पैसिव इनकम से, मेरे और भी कुछ मेरे को दान पुण्य करना है तो वो निकल जाना चाहिए, तो वो एक बात समझ आती है। तो आई थिंक इट इज एट एनी एज यू कैन स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। माई फादर स्टार्टेड म्यूचुअल फंड्स एट द एज ऑफ 62, दो ही स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट वेरी अर्ली, बट म्यूचुअल फंड में 62-63 में स्टार्ट किया। तो बड़े खुश होते हैं आज देख के कि मेरा अच्छे SIP ग्रोथ हो रही है, अच्छी SIP ग्रोथ हो रही है। तो इट इज एट एनी एज यू कैन स्टार्ट, इट इज गोल ओरिएंटेड। गोल कुछ भी हो सकता है, आप किसी को बिक्वीथ करना, मतलब किसी को देना चाहते हो वो पैसा बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, मतलब इट कुड बी एनी गोल। तो प्लानिंग तो जरूरी है सर। और मैं सब लोगों को एक चीज कहता हूं कि पहले आप अपनी कॉस्ट को जानो, बजटिंग करो, अपने आप को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करो, जिसमें आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, इंश्योरेंसेज लो और फिर निवेश करो। सिंपल सरल काम है। इसके अलावा ना फाइनेंस में कुछ मत देखो, जाके अपनी नौकरी करो, अपना जॉब करो, अपना व्यवसाय करो, उधर फोकस करो। नहीं तो 9 से लेकर 3.5 इतने स्ट्रेस में रहोगे जिसका हिसाब नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। और 3:30 बजे पैसा खो के घर रूम के बाहर निकलोगे तो परिवार का समय और परिवार का मनोबल खराब करोगे। तो प्लीज डोंट पुट दिस इमोशनल डैमेज ऑन एनीवन। इस सबसे दूर रहो। एक पेड़ उगा दो, सूरज को अपना काम करने दो, पेड़ को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। फैंटास्टिक। अभी तक जितनी मैंने आपके साथ चर्चा की है, जो मेरी लर्निंग हुई है संजय, मैंने ये सीखा कि पेशेंस होना ही चाहिए, करेक्ट। बट अब क्या करूं, मैं बहुत ही इम्पेशेंट आदमी हूँ। मैं एज ए पर्सन बहुत ही इम्पेशेंट आदमी। जी, राइटली और रॉन्गली, डोंट ट्राई टू जज मी। एब्सोल्युटली। अब मैं चाहता हूँ संजय कि बड़ा एक अबसर्ड सा सवाल पूछ रहा हूँ, मे बी सिली क्वेश्चन और मे बी अबसर्ड। भैया मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, मेरे को जल्दी ग्रो करना है। पहले तो बताइए सवाल गलत है कि ठीक है मुझे पता है, पर मुझे जल्दी ग्रो करना है।
ऐसा कोई फार्मूला है कि जहां मैं पैसे को जल्दी से ग्रो कर सकूं? ये क्वेश्चन ही मेरा absurd है. नहीं, आपका क्वेश्चन परफेक्टली राइट है सर. ओके, थैंक गॉड. हाँ, नहीं परफेक्टली राइट है. देखिए सर, हर चीज पॉसिबल है, पर उसके लिए इनपुट चाहिए होता है. ठीक है, आपको आप बोलो ना आउटपुट डिफाइन कर लिया, तो इनपुट भी तो डिफाइन करो ना उस आउटपुट के लिए. अब सर देखिए, जल्दी कमाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, जैसे एथलीट्स है, दे मेक मैसिव मनी एट द एज ऑफ 20, 21, 20. बाय endorsements and all that. बाय स्टार्ट प्लेइंग, खेलना चालू करते हैं, पहले आईपीएल में आते हैं या फिर पहले रणजी में आते हैं, फिर आईपीएल में आते हैं. मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ. Correct. देखिए, अब उसके आदमी का उसका इनपुट देखिए सर. ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 8 to 10 years कंसिस्टेंटली फॉर 14 hours a day. Correct. देखिए सर, आपको अगर वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है तो आप मोहताजी से नहीं कर सकते, किसी और के भरोसे नहीं कर सकते. क्योंकि कोई और आके आपको बोल दे मैं दिन का 10% बना दूंगा, 20%, ये सब ढकोसलेबाजी है सर. आप वेल्थ मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने आप को मल्टीप्लाई करके. तो अगर आप कोई टॉप लेवल एथलीट देखते हो तो वो 14-14, 15-15 घंटे ट्रेन करते हैं अपने आप को. ठीक है, तब जाके वो एक टॉप लेवल एथलीट बनते हैं और तब उनकी एसिमेट्रिक ग्रोथ होती है. मतलब हम सोचते क्या ही कर रहा है, बल्ला लेके घूम भी तो रहा है, पिच में भाग ही तो रहा है, Correct. Correct. पर वो देश के टॉप 11 में पहुंच गया है. इसी तरीके से हमने देखा है बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स ने, फाउंडर्स ने भी अच्छी अच्छी कंपनियां बनाई हैं 4-4, 5-5 साल की अवधि में. पर सर वो जो 4-5 साल है ना, वो दिन का 18 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं. एक 10,000 घंटे का रूल होता है सर. अगर आप कोई भी काम 10,000 घंटे नॉन स्टॉप कर लो तो आप उसमें टॉप 1% पे आ जाते हो. तो आपको अगर 2 लाख को मल्टीप्लाई करना है तो किसी और के पैसे में तो डाल के नहीं कर पाओगे. Correct. आप अपने आप में डाल के कर सकते हो. अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करो, अपनी एक सर्विस बिल्ड करो, अपनी एक कंपनी बिल्ड करो और उसको ग्रो करो. आज सर हम देखते हैं छोटी छोटी कंपनी जो 4-4, 5-5 साल काम किया, उनकी वैल्यूएशन $50 million, $100 million, $200 million, $1 billion हो जाती है. उनके फाउंडर्स बहुत अमीर हो जाते हैं. अब जैसे पीछे वो आया जोमैटो वाले का जो फाउंडर था, दीपेंद्र गोयल, हर दूसरे महीने कोई ना कोई 5-6 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता है. 100 करोड़ का उसने लुटेंस में घर खरीद लिया. पर आप उसकी पिछले 13 साल की जर्नी भी तो देखो. Correct. कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसने डेवलप किया और एक जोमैटो के पीछे कितने लोगों की बैंड बज गई. मतलब ये तो हमारी दिख गई स्टोरी, Correct. सर्वाइवरशिप बायस कि दिख गया. पर अगर आपको वेल्थ मल्टीप्लाई करना है, द ओनली वे यू कैन डू इट इज आपको अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा. जो स्किल में आप हो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को बहुत तेजी से. तो वो 10,000 घंटे अगर आपने हैमरिंग करी अपने आप पे, अपनी स्किल पे. कपिल देव जी एक बात कहते थे, 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे मैदान पे आने का टाइम. Correct. यानी आप उनकी मानसिकता देखिए कि वो 3 बजे शायद उठते होंगे, प्रिपेयर किटअप करते होंगे और 4 बजे पहुंचते होंगे. कोबे ब्रायंट जो इस दुनिया के टॉप बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, वो उनके लिए कहा जाता था जब बाकी लोग प्रैक्टिस करने जाते थे वो प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे. Correct. तो आपको दुनिया से आगे जाना है ना, तो आगे रहो. दुनिया अगर 4 बजे उठना चाहती है तो आप 4 बजे पहुंच जाओ. तो आपके पास वो एडिशनल 1-1.5 घंटा होगा, पर वो 1-1.5 घंटा जब 1000 दिन चलेगा तो वो 1000 घंटे से ऊपर की इंक्रीमेंटल प्रैक्टिस होगी जो आपको बाकियों से बहुत आगे फेंक देगी. विराट कोहली के लिए भी सेम चीज कही जाती है, ही इज मैड. एक ही तरह का खाना खाएगा, एक ही तरह का रूटीन फॉलो करेगा. दैट इज व्हाई ही इज विराट कोहली. सर बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं होता. रोनाल्डो ने एक बार अपने बेटे को पब्लिकली झाड़ दिया था कि ये बन ही नहीं सकता फुटबॉल प्लेयर, क्योंकि जो चीज चाहिए फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए उसमें नहीं है. जो बेचारा सुबह 6 बजे से प्रैक्टिस पे लग जाता है, उनका बेटा. तो when you have to be in the top, you have to behave like them. आप ये सोचो कि मैं 9 बजे उठूंगा, सुबह 10 बजे उठूंगा और फिर मैं दुनिया के टॉप 1% में पहुंचूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. वो करने के बाद अगर आपको थोड़ा आगे जाना है तो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फोकस करो. अगर आपको लेवल अप करना है, अगर आपको जल्दी पैसा बनाना है, तेजी से काम करना है, तो आपको फास्ट होना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा, बाकियों से आगे निकलना पड़ेगा. इलॉन मस्क एक बात कहते हैं कि मैं ये सोचता हूं कि मैं 10 साल वाला काम 6 महीने में कैसे कर लूं, क्योंकि अगर 6 में भी नहीं हुआ तो 2 में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा. मैं फिर भी लोगों से 8-8 साल आगे निकल जाऊंगा. और उन्होंने अपने बिहेवियर से वो प्रूव भी किया हुआ. तो जब बिल गेट्स की बात आती थी तो बिल गेट्स करीबन 16 साल तक अपने ऑफिस के फ्लोर पे सोते थे, तब जाके माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट हुई. तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट करनी है, आपको उसके पीछे की जर्नी भी देखनी पड़ेगी. तो आप इंस्पिरेशनल लोगों को देखो, एथलीट्स को देखो, परफॉर्मर्स को देखो. शाहरुख खान के बाद अनुपम खेर ने उनसे पूछा था कि आप आज क्यों कहते हो कि आप ही लास्ट सुपरस्टार हो, तो बोलते मैं बहुत मेहनत करता हूं इसलिए. बोलते वो तो सब करते हैं. बोलते नहीं, लोग सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल होने के बाद उतनी मेहनत करते हो जितनी वो सक्सेसफुल होने के लिए नहीं करते. तो सर सक्सेस इज अ प्लेस विच इज रेंटेड. आपको हर बार उसका भाड़ा देना पड़ेगा. आपकी वो एक भभूति कहते हैं ना, जैसे हम कि भभूति नहीं बन जाती, आपका एंटाइटलमेंट नहीं बन जाता. यू हैव टू बी एट इट. तो अगर आपको फास्ट पैसा कमाना है तो देयर आर फ्यू बुक्स आल्सो आई विल रेकमेंड. एक बुक है द मिलियनेयर फास्ट लेन. तो मिलियनेयर फास्ट लेन बहुत फेमस बुक है. द मिलियनेयर फास्ट लेन. द मिलियनेयर फास्ट लेन. हाँ, मतलब जल्दी
तरीके से अमीर कैसे बने। अवेलेबल ऑन Amazon? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। Okay. तो मिलियनेयर फास्ट लेन जरूर पढ़ें, उसमें वो बताते हैं कि कैसे आपको मल्टीपल ट्रेज उगाने हैं जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो तेजी से, और कैसे आपको अपनी स्किल पे काम करना है ताकि आप जो अपनी इक्विटी ओन करते हो उसको आप मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियली फटाफट ग्रो कर सकते हो। करेक्ट। एक चीज़ तो मैंने आपके साथ बहुत ही अलाइन होती है थॉट। आई एम ए वेरी फर्म बिलीवर ऑफ वन थिंग संजय, वेरी फर्म बिलीवर। अपने बच्चों को भी मैं बार बार ये चीज़ समझाता हूँ, अगर ज़िंदगी के अंदर आपको दूसरों से हट के कुछ बड़ा करना है, ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस, एब्सोल्युटली, आपके पास चॉइस ही नहीं है। यस यस, राइट। और दूसरा, मैं जाते रहते अपना भी कुछ इनपुट दे देता हूँ। जो आदमी ज़िंदगी में सुबह 9 बजे उठता है ना, सक्सेस उसके पास आ ही नहीं सकती। सही है। उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा। जी, अगर आप सोचते हैं कि मैं 9 बजे उठूँ, पढ़ाई, अरे तो आप नहीं अचीव नहीं, बिकॉज हाफ ऑफ द डे इज गॉन। हाफ ऑफ द डे इज गॉन। नहीं, इट इज नॉट द हाफ ऑफ द डे गॉन, लेट मी टेल यू। मैं सुबह विदाउट अलार्म 4:50 पे उठता हूँ। वाओ, डेली विदाउट अलार्म 4:50, करेक्ट, अलार्म के बिना। इट इज नॉट कि अब मेरा टाइम मुझे ज्यादा मिलता है, मैं इसलिए उठता हूँ क्योंकि सुबह उठ के जो एक ऑरा फील होता है ना, आपके माइंड सेट के साथ जो लाइन होता है, वो आप 9 बजे एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। दैट इज वेरी वेरी बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। देखिए, अब पूरा पॉडकास्ट वाज अबाउट मी, बट मेरे को लगता है कि मैं तो आपसे इतना इंस्पायर्ड हूँ, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1984। व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर मी पब्लिकली? मैं आपसे अब एक बार पूछ 12 अगस्त 1984। ओके। पहली बात तो आपका ड्राइवर हो गया 3 जी, ठीक है। 3 और 8 11 1984 में। जी। 3 और 8 11 और 4 15 6 ड्राइवर 3 कनेक्टर 6। मैंने पेपर पेन नहीं लिया। जी। इज इट सो? बिल्कुल, हाँ। ओके, 3 6 का एक्सप्लेनेशन है और 1984 है। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 भी आता है, 4 भी आता है और 8 भी आता है। जी। मैंने बैठे बैठे यहीं पर कैलकुलेट कर लिया। जिस बंदे की 3 4 8 की लाइन पूरी हो जाए, मैं अपने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि जहां से दूसरे लोग सोचना बंद करते होंगे, संजय जी वहां से सोचना शुरू करते हो। दूसरा, यू हैव ए नंबर 4, यू हैव ए नंबर 8 इन योर बर्थ चार्ट। जी। तो दिस इज ए नंबर ऑफ लॉजिक, दिस इज ए नंबर ऑफ साइंस, दिस इज ए नंबर ऑफ फाइनेंस। So if you have these numbers, number 4 and 8, and number 3 also, जी, you can beat the world into the financial sector. I can tell you, nobody can stop you थैंक यू to become the king into the financial planning. I can bet on this. I can tell you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी सर को अप्रोच कीजिए। देखिए, विद इन एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल सर, जो अभी आपने किया, दिस इज बिकॉज ऑफ योर कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ मोर देन 25 years जो आपने किया है, तो ऐसे आ गया आपके लिए। तो मैं ये भी एक एस्टैब्लिश करना चाहता था सबके साथ कि स्किल से ऊपर कुछ नहीं है इस दुनिया में। Correct. आप जब अपने स्किल के मास्टर हो जाते हो ना, उसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग। और सर, सबसे बड़ी बात है कि राज्य जो है वो एक सीमा में होता है, नॉलेज जो है सर वो ग्लोबल होती है। आज हमको बैठ के यहाँ पे दुनिया के 100 देशों से लोग देखेंगे, पर एक राज्य संभालने वाला जो राजा होता है वो सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर होता है। तो आई थिंक स्किल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच सर। ये मैं मतलब मेरे को और वो मिल गया, कोलैबोरेशन कहते हैं जिसे, ऑथेंटिसिटी मिल गई कि जो डायरेक्शन में मैं हूँ, शायद ठीक डायरेक्शन में हूँ। जिस फील्ड के अंदर है, मैं आपको बताऊं, nobody can stop you to become the king of the financial sector. I can tell you. Because you have all the numbers. Number 3 is a visualization. जी, Number 4 is a discipline. Number 8 is a finance. वाह, तीनों नंबर है आपके पास. Who can stop you? So thank you very much, Sanjay ji, for being on my podcast. Believe me, trust me, from the core of my heart. This is my first experience having a podcast with some financial planner. इससे पहले मैंने कभी ऐसा podcast किया भी नहीं है. जी, And the way you speak, the way you handle, और जो आपकी नॉलेज है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, मैं एक चीज़ पक्के से कह सकता हूँ, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर प्रोफेशन, और आप चीज़ें करते नहीं हो, वो चीज़ें हो रही हैं। करने और होने में बहुत ही अंतर, एफर्टलेसली। आपसे मैंने कोई भी सवाल पूछा, आपने बहुत उसको एफर्टलेसली जो बताया है ना, दैट स्पीक्स दैट हाउ यू आर ऑब्सेस्ड जी, with your own profession and with your skills. It is something amazing, 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 and I have enjoyed thoroughly your presence. God bless you. और आप बहुत अच्छा करें जिंदगी के अंदर, ऐसी आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसी आपके लिए मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी विद यू। हमारे लिए तो साक्षात्कार हो गया, हमारे जितने सालों से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके सामने बैठ के बोलने का मौका मिला, इट हैज बीन ब्यूटीफुल, एंड जो लास्ट आपने मुझे गाइडेंस दिया, आई टेक इट होम Thank you very much. एंड आई कीप इट। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ संजय कथोरिया जी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अपने पैसे को सेफ देखना चाहते हैं, सिक्योर देखना चाहते हैं, और कितनी ज़बरदस्त बात आज संजय जी ने बताई कि मात्र 25,000 रुपया कमाने वाला बंदा
100 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अगर इसके बावजूद भी आप इस सिग्नल को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि फिर परमात्मा भी करे तो फिर आपके लिए क्या करे। तो इतनी ज़बरदस्त हमने आपको नॉलेज दी है, और अगर आप भी संजय जी से उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, उनसे कोचिंग लेना चाहते हैं, ये सर्विसेज में अपनी कंसल्टेंसी भी देते हैं और कोच भी करते हैं। आप किसी भी प्रकार की अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं संजय जी से, तो प्लीज़ सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल संजय कथूरिया जी आप टाइप कीजिएगा, इनके चैनल को आप देखिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर देखिएगा, और जितने भी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे के सारे हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और जाते जाते मैं हमेशा कहता हूँ, लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। Happy journey with Arvind Sir.